नमस्कार, मैं श्रीमती पुष्पलता गावंडे। आज दिनांक 23 जनवरी 2021 ऑनलाइन अपूर्व विज्ञान मेला 2020 के 5वें दिन में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। कोविड-19 के कारण हर साल की तरह जो ऑफलाइन मेला हुआ करता था, बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते थे और बहुत सारा हमें प्रयोग अच्छे से देखने को भी मिलता था। लेकिन इस साल ऑनलाइन इस अपूर्व विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। तो ये मेला 19 जनवरी से शुरू हुआ है। तो मेले के हर दिन आप लोगों ने नए नए उपकरण सरल तरीके से बनाए गए देखे और वो किस तरह से कम समय में विद्यार्थियों के द्वारा समझाए गए। इसके अलावा हर दिन हमारे गुरु श्रीमान सुरेश जी अग्रवाल, इनका भी मार्गदर्शन इन सरल उपकरणों के माध्यम से हमें मिला। ये बहुत बड़ी हमें अपॉर्चुनिटी मिली इस ऑनलाइन तरीके के द्वारा। तो आज भी हम कुछ ऐसे रोचक प्रयोग हैं जो देखने वाले हैं कि हम किस तरह से प्रयोग जो है समझ पाएंगे और कितने सरल उपकरण है जो कठिन से कठिन संकल्पनाओं को कम समय में समझा सकेंगे। चलिए फिर आज देखते हैं कौन से नए प्रयोग बच्चा हमें दिखाने वाले हैं। आइए पहले प्रयोग की तरफ मुड़ते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ममता मेहतरू पटेल है। मैं विवेकानंद नगर हिंदी उच्च प्राथमिक शाला में पढ़ती हूँ। मेरा प्रयोग का नाम है क्या धागा जलेगा। आइए हम करते हैं। क्या धागा जलेगा? ये मैंने धातु का पाइप लिया है और उसमें रस्सी लपेटा हुआ है। आइए इसे गरम करते हैं। अरे धागा तो नहीं जला। आइए हम समझते हैं कि धागा क्यों नहीं जला। धातु ऊष्मा का सुचालक है। धातु एक स्थान पर गर्म करने से ऊष्मा तेजी से दूसरे स्थान पर फैल जाती है। जैसे ही धागा गर्म होने लगता है, धागे से ऊष्मा लोहे में स्थानांतरित होने लगती है और लोहा पूरा गर्म हो जाता है। इसीलिए धागा इतना गर्म नहीं होता कि वह जल जाए। यदि हम यह प्रयोग धातु के बजाय लकड़ी पे करें तो क्या होगा, सोचिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम दीपमाला दौलत साहू है। मैं विवेकानंद नगर हिंदी उच्च माध्यमिक शाला में पढ़ती हूँ। मेरा प्रयोग का नाम है फायर प्रूफ गुब्बारा। आइए हम करके देखते हैं। मैंने पानी भरा हुआ गुब्बारा लिया है और स्पिरिट लैंप के ऊपर रखकर देखूँ कि क्या होता है। बता सकते हो? चलिए हम करके देखते हैं। अरे गुब्बारा तो फूट नहीं रहा, ऐसा क्यों? आप बता सकते हो? चलिए मैं बताती हूँ। पानी भरा हुआ बलून का रबर जैसे ही गर्म होने लगता है, वह अपने संपर्क में आने वाले पानी को ऊष्मा देने लगता है। ऊष्मा होने के कारण ठंडा पानी गर्म हो जाता है। गर्म पानी हल्का होकर ऊपर चला जाता है और ठंडा पानी नीचे आता है। यह क्रिया बार बार होते रहता है। इसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं। कुल मिलाकर बलून का रबर इतना गर्म नहीं होता कि वह फूट जाए। थैंक यू। Good afternoon, sir. My name is Roshan Shahu. My school name is विवेकानंद नगर हिंदी माध्यमिक महानगर पालिका नागपुर। मेरा प्रयोग का नाम है कान के पर्दे कैसे कंपित होते हैं। तो आइए हम इसे प्रयोग के माध्यम से देखते हैं। मैंने इस प्रयोग के लिए एक प्लास्टिक का बर्नी लिया है और एक बलून लिया हुआ है और एक रबर बैंड लिया हुआ है। चलिए मैंने इस बलून को इस रबर बैंड से कसकर बांधा हुआ है। तो चलिए हम इसे प्रयोग करके देखते हैं। मैं इसमें अब थोड़े से रेत के कण डाल रहा हूँ। आपने अभी देखा कि इस चम्मच और प्लेट के टकराव के कारण जो ध्वनि निर्माण हुआ, इससे हाँ बलून कंपित हुआ और रेत के कण ऊपर उछलती हुई दिखाई दी। रेत के कंपनों से हमें बलून की कंपनें दिखाई दी। यह कंपनें हवा के माध्यम से हमारे कानों में पहुंचती है। हमारे कानों में भी ऐसा एक पर्दा होता है जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं।
इस कंपनी हमारे कानों में जाती है और इस पर्दे में कंपित होती है। यह कंपित ध्वनि हमारे मस्तिष्क में जाती है। यह हमारा मस्तिष्क इसका रूपांतरण आवाज़ों में करती है और इसी तरह ध्वनि हमें सुनाई देती है। आइए हम इसी तरह ही एक और प्रयोग देखते हैं। इस प्रयोग का नाम है गुंसा चम्मच। चलिए हम इसे प्रयोग के माध्यम से देखते हैं। आपको यह ध्वनि कैसा सुनाई दिया? आपको यह ध्वनि बिल्कुल कम सुनाई दिया होगा, क्योंकि यह ध्वनि आपको हवा के माध्यम से सुनाई दी। आपका कान इधर ले, थोड़ा उधर झुकिए। आपको यह ध्वनि कैसा सुनाई दिया? थोड़ा ज़्यादा। आपको यह ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दिया होगा, क्योंकि धागा यहाँ हवा की अपेक्षा अच्छी वाहक है, इसलिए आपको ध्वनि अच्छी तरह से सुनाई दिया होगा। थैंक यू। अभी आपने हमारे कान के पर्दे किस प्रकार कंपित होते हैं यह एक्टिविटी देखी। अब हम ध्वनि से संबंधित एक और एक्टिविटी देखेंगे। आइए, ये बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है। चम्मच को धागा बंधा हुआ है। देखो बेटा, मैं इस चम्मच पर टकराव करूंगी, इसकी जो आवाज़ निकलेंगी उसको आप अच्छे से सुनना है, ठीक है? आपको कुछ आवाज़ सुनाई दी। अब फिर से यह एक्टिविटी और एक बार करते हैं। थोड़ा झुक जाओ नीचे। अब फिर से आपको आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुनना है, ताकि दोनों आवाज़ में हम क्या करें, कंपैरिजन कर सके, तुलना कर सके। क्या आपने दोनों आवाज़ में कुछ फर्क समझा? क्या हुआ? थोड़ा ज़्यादा आवाज़ है। दूसरी बार की आवाज़ ज़्यादा आई। ऐसा क्यों हुआ आपको पता है? धागा चाहिए मैं। तो इसे हम समझते हैं। पहली बार जब चम्मच पर टकराव हुआ, उस समय टकराव के कारण जो कंपनी निर्माण हुई, यह कंपनी हवा से होते हुए हमारे कानों तक पहुंची। क्योंकि हवा सब तरफ है तो कुछ कंपनी फैल गई और बहुत कम कंपनी कानों तक पहुंची, तो आवाज़ कम सुनाई। लेकिन जिस समय मैंने इस धागे को उंगली पर लपेटा और उंगली कान में मैंने डाली, तो टकराव के बाद जो ध्वनि निर्माण हुआ, यह ध्वनि की हवा की कंपनी धागे के माध्यम से कानों तक पहुंची। अब धागा ठोस माध्यम है तो अधिक कंपनी पहुंची, इसलिए आने वाली आवाज़ अधिक तेज और अधिक देर तक चलती रही। इससे हम ये समझते हैं कि गैसीय या हवा से कंपनी कम कंपनी पहुंच सकती है, अगर ठोस माध्यम है तो हमारे कानों तक पहुंचने वाली आवाज़ ज़्यादा होती है। नमस्ते सर, मेरा नाम है रोहित दुर्गा प्रसाद नागवंशी। मेरे स्कूल का नाम है विवेकानंद नगर हिंदी उच्च माध्यमिक शाला महानगर पालिका नागपुर। मेरे प्रयोग का नाम है मेल फीमेल कोण। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास अनावृत बीजी वनस्पति के प्रजनन के लिए आवश्यक नर लैंगिक अवयव उपलब्ध है। अनावृत वनस्पति यानी जिन वनस्पतियों के बीज खुले हुए होते हैं वह फलों के अंदर नहीं होते। इनकी दूसरी विशेषता यह होती है कि इन वनस्पतियों इनमें पेड़ों की पत्तियों का रूपांतरण बीज पत्र में होता है, जो कि लैंगिक कारण होता है। अब मेरे पास नर घटक यानी कि बृहद बीज पत्र है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इनमें ये जो खांचे दिखाई दे रहे हैं वही पराग कण यानी नर घटक होते हैं। अब आप मेरे हाथ में ये मादा घटक यानी लघु बीज पत्र देख पा रहे हैं। इनमें ये जो आपको अंड कोशिका दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीजों की निर्मित कैसी होती है। समान पेड़ से परागकण उड़कर या कीटक द्वारा अंड कोशिका पर गिरते हैं और वहाँ पर फलन होता है और बीजों की निर्मित होती है। थैंक यू। मेरा नाम महेश राजकुमार साहू है। मैं विवेकानंद नगर हिंदी उच्च प्राथमिक माध्यमिक शाला में पढ़ता हूँ। मेरा प्रयोग का नाम है क्या हम धरती को पीछे ढकेलते हैं। आइए प्रोजेक्ट के माध्यम से जानते हैं। मैंने एक खिलौने वाली कार ली है और 4 पाइप
और एक पट्टी लिया है। चार पाइप के ऊपर हमने पट्टी को रखा है। कार चलते समय ध्यानपूर्वक देखना है। पहियों के लगाया गया थोड़ा सा बल भी शीट को पीछे की ओर ढकेलता है। इसी प्रकार हम चलते समय धरती को पीछे की ओर ढकेलते हैं और धरती हमें सामने की ओर ढकेलती है। धरती का द्रव्यमान बहुत अधिक होने के कारण बल परिणाम नहीं होता। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, मैं गजेंद्र साहू वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला है। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम एयर जैक है और ये एक पेपर का बैग है। इसमें एक नली लगी हुई है और ये बैग कितना वजन संभाल सकता है आइए करके देखते हैं। अभी इसमें एक पटिया रख देंगे और उसके ऊपर एक ईंट रख के देखते हैं और फूकेंगे। आइए अब दूसरा ईंट रख के देखते हैं। आपने देखी कि दोनों ईंट आसानी से उठ चुका है, क्योंकि जब हम इसमें हवा भरते तब इसका दाब बढ़ जाता है और आसानी ये वजन को उठा लेता है। आपने देखे कि इतना हल्का बैग और 2 ईंट और एक पटनी आसानी से कैसे उठा लिए। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, मैं सरोनी कामड़े बैरिस्टर शेषराव वानखेड़े विद्यानिकेतन स्कूल की छात्र हूँ। मेरे प्रयोग का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का आसान तरीका। यह मैंने एक अनियमित गत्ता लिया है। अभी हम इसे बैलेंस करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होगा। बहुत ही आसान तरीका है। यह मेरी 3 उंगलियां हैं, मैं यहाँ पर रख रही हूँ। अभी हम धीरे धीरे इन्हें पास लाएंगे। ये देखिए, अभी यह है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी हम इसे बैलेंस करके देखेंगे। देखिए, ये बैलेंस हो गया। तो देखा आपने, हमने कितने आसान तरीके से इस अनियमित गत्ते को बैलेंस कर दिया। इसी तरीके से हर एक वस्तु का एक अपना अपना बैलेंसिंग पॉइंट होता है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम उमेशा हीरालाल राउत है। मैं बैरिस्टर शेषराव वानखेड़े विद्यानिकेतन स्कूल से आई हूँ। इस वर्ष मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। क्या आप इन सभी कीलों को एक कील पर बैलेंस कर सकते हैं? चलिए हम करके देखते हैं। पहले एक लंबी कील ले, उस पर मीडियम साइज की कीलें आड़े टेढ़े करके रखें। जिगजैग रो में एक के बाद एक सीधी, एक उल्टी ऐसे रखते जाए और दूसरी लंबी कील उस पहली लंबी कील के अपोजिट साइड में रखें और दोनों को धीरे से पकड़कर जो हमने कील गड़ाई हुई है वहाँ रख दें। देखिए कितने सारे कीले एक कील पर बैलेंस हो गए। इन सभी कीलों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस एक कील के ऊपर है। धन्यवाद। अभी आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का बहुत ही आसान तरीका देखा। एक लेमिना जो इरेगुलर सरफेस का था वह भी देखा, और फिर बहुत सारी कील एक ही कील पर किस प्रकार केंद्रित हुई ये भी आपने देखा। तो अभी आपके सामने एक और कृति है, ये पहेली है आपके लिए। तो इसके लिए एक ये माचिस की डब्बी है, धागे से ऐसी बांधी है, एक साइड में कप है। अब हम क्या करने वाले हैं आप देखिए, और ये कप गिरता क्यों नहीं है यह आपको सोचना है। देखिए कितने आसानी से ये लपेटा गया। फिर से एक बार करके देखेंगे हम। फिर से देखते हैं। देखिए बड़ी आसानी से ये कप बिल्कुल जैसे का वैसे ही रहा, नीचे गिरा नहीं। अभी आपके लिए प्रश्न है, अभी आपको इसके बारे में सोचना है कि ये कप नीचे क्यों नहीं गिरा। थैंक यू। आइए आज हम एक नया एक्टिविटी देखने जा रहे हैं जिसका नाम है शॉर्ट सर्किट।
आपने सबने ये नाम सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई या स्पार्किंग हो गई। तो एक्चुअली ये शॉर्ट सर्किट होता क्या है, और ये कॉन्सेप्ट 9वीं और 10वीं कक्षा में साइंस में आता है। तो इसी पर आधारित कुछ कन्फ्यूजन भी होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए एक छोटी सी कृति है। यहाँ पर हमने एक सर्किट बनाया है। यहाँ पर ये जो लगा है ये बैटरी लगाने के लिए कनेक्टर है और इसके साथ वायर जुड़ी है। सर्किट का मतलब होता है पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का जो रास्ता है उसे सर्किट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने एक सर्किट बनाया है, ये कनेक्टर है और उसके साथ जुड़ी हुई ये वायर है। अब इस वायर के बीच में एक बल्ब लगा के रखा है। तो ये एक हो गया रास्ता जो बल्ब से होकर जाता है, और ये हो गया दूसरा रास्ता जो खुला हुआ रखा है। मतलब यहाँ पर इस सर्किट के लिए दो रास्ते बनाए गए हैं करंट फ्लो होने के लिए। एक वाला ये बीच वाला रास्ता है और ये दूसरा वाला एक लंबा वाला रास्ता है। तो अभी मैंने तो इसको खुला छोड़ दिया है, सिर्फ एक रास्ता जोड़कर रखा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी, यहाँ पर बैटरी के कनेक्टर लगा है, यहाँ पर बैटरी लगेगी और यहाँ से ये सर्किट मतलब पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसमें भी मैंने दो रास्ते लगा के रखे हैं। ये बीच वाला एक रास्ता है जिसको अभी मैंने खुला छोड़ दिया है, और एक ये लॉन्ग वाला रूट है, एक शॉर्ट वाला रूट है करंट फ्लो होने का, और ये वाला लॉन्ग रूट है। यहाँ पर मैंने लॉन्ग रूट पर बल्ब लगाया है और दूसरे केस में मैंने शॉर्ट रूट पर बल्ब लगा के रखा है। अब हमें यह देखना है कि जब हम बैटरी को जोड़ेंगे तो पहले हम ये रास्ता नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ एक रास्ते से करंट को जाने देंगे। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, अभी करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से बल्ब से भी पास होकर वो बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर पहुँच रहा है। क्योंकि अभी एक ही रास्ता यहाँ पर खुला है, दूसरा रास्ता मैंने बंद कर, मतलब वो उसको कनेक्ट नहीं किया है। अभी बल्ब जलने का एक ही रास्ता है, यहाँ से करंट फ्लो होने का एक ही रास्ता है। अगर हम दूसरा रास्ता कनेक्ट कर देते हैं, मतलब ये करंट फ्लो होने के लिए हम ऑप्शन देते हैं लॉन्ग रूट का भी और शॉर्ट रूट का भी, तो कौन से रास्ते से ये करंट फ्लो होगा वो हमें देखना है। अभी तो सिर्फ एक रास्ता शुरू है तो बल्ब शुरू है। अब हम साइमल्टेनियसली दोनों रास्ते को शुरू करेंगे और देखेंगे कि करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है। देखिए, मैंने जो बीच वाला छोटा शॉर्टकट वाला रास्ता था उसको जोड़ दिया है, कनेक्ट कर लिया है। तो आप देख रहे होंगे कि बल्ब जलना बंद हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बल्ब की ओर ये करंट नहीं जा रहा है, ये बीच वाले शॉर्टकट से ही करंट मुड़ गया है। यहाँ से ही जा रहा है अभी, ये यहाँ से गया। देखिए, जब मैं इसको कनेक्ट कर देती हूँ सर्किट को, तो ये यहाँ से बहना शुरू होता है, बल्ब तक वो नहीं पहुँचता। यहाँ पर वो शॉर्ट रूट से गया है, शॉर्टकट से गया है, ये बाईपास से गया है। अब हम दूसरे केस में देखेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया है। अभी मैंने शॉर्टकट में बल्ब को लगाया है और लॉन्ग वाला रास्ता मैंने खुला छोड़ दिया है। जब एक ही रास्ता जब है तो वही होगा कि जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब ग्लो होगा, क्योंकि अभी एक ही रास्ता है इसको करंट को जाने के लिए, यहाँ से जा रहा है और बल्ब से होकर वो दूसरे टर्मिनल तक पहुँच रहा है। पर जब हम दोनों रास्ते एक साथ शुरू करेंगे तो करंट कहाँ से फ्लो होगा? ये वाले रास्ते से या लॉन्ग रूट से, शॉर्ट रूट से या लॉन्ग रूट से? आइए देखते हैं। अब मैं इसको जोड़ती हूँ। देखिए क्या हो गया, ये देखिए अभी बल्ब ग्लो हो रहा है, एक ही रास्ता है। जब मैं दूसरा रास्ता भी उसको ऑप्शन देती हूँ करंट को कि बहने के लिए दूसरा रास्ता भी है, पर ये लॉन्ग रूट है, देखिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो बल्ब ग्लो होना बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि करंट अभी बल्ब के ओर से नहीं जा रहा है, उसने शॉर्टकट का पाथ नहीं लिया है, तो वो अभी लंबे रास्ते से होकर गुजर रहा है। तो इसमें से हमको क्या समझना है? अभी ये दो कंडीशन में क्या समझना है? तो हमने देखा कि जब यहाँ से मैंने जोड़ा था
तो ये शॉर्टकट से गया था, पर यहाँ पर तो ये लॉन्ग रूट से गया, शॉर्टकट से करंट नहीं फ्लो हुआ। तो इसका मतलब शॉर्ट का मतलब डिस्टेंस से नहीं है, तो शॉर्ट का मतलब है लीस्ट रेजिस्टेंस, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जिस रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं होगा उस रास्ते से करंट फ्लो होता है। अगर मैं यहाँ से जोड़ती हूँ तो यहाँ पर करंट को जाने के लिए रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए ये शॉर्टकट रूट से हो गया। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, ये शॉर्टकट के रास्ते में मैंने बल्ब लगा के रखा है, रेजिस्टेंस लगा के रखा है, इसलिए करंट ने इस पाथ को अवॉइड कर दिया और उसने कौन सा पाथ चूज किया है, तो लॉन्ग रूट वाला पाथ चूज किया है, क्योंकि ये लॉन्ग है परंतु इसमें ऑब्स्टेकल नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, एंड ऑलवेज द करंट चूज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। थैंक यू। आइए ये एक और मज़ेदार प्रयोग हम देखेंगे। बायमेटेलिक स्ट्रिप कैसे काम करती है। तो बायमेटेलिक स्ट्रिप मतलब दो मेटल एक दूसरे पे कोटिंग करके एक स्ट्रिप बनाई जाती है, पट्टी बनाई जाती है, जिसको बायमेटेलिक स्ट्रिप कहते हैं। और इस बायमेटेलिक स्ट्रिप का उपयोग सर्किट में किया जाता है जब करंट जोड़ना होता है तब, और करंट को डिस्कनेक्ट करना होता है। यह काम ये बायमेटेलिक पट्टी करती है, तो बेंड होती है और स्ट्रेट भी हो जाती है उसको ऊष्मा मिलने पर। तो आइए बायमेटेलिक स्ट्रिप कैसे काम करती है उसको समझने के लिए ये एक छोटी सी पट्टी मैंने ली है। ये पट्टी मतलब ये मिठाई के डिब्बे पर जो कवर होता है उसकी एक पट्टी है, और इसमें एक साइड से एल्यूमिनियम का कोटिंग है और दूसरे साइड से प्लास्टिक का कोटिंग है, मतलब दो अलग अलग मटेरियल एक दूसरे पर कोट किए हैं। अगर हम उसको ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है देखेंगे। इस पट्टी की तरफ आपको ध्यान देना है, क्या हो रहा है पट्टी का। ये देखिए पट्टी बेंड हो रही है, मुड़ रही है। पट्टी क्यों मुड़ रही है, तो ऊष्मा पाकर ये जो अलग अलग दो कोटिंग थे प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का, दोनों का अनइक्वल एक्सपांशन हुआ, और इस अनइक्वल एक्सपांशन के कारण ये मेटालिक स्ट्रिप बेंड होती है। तो इसी प्रकार से बायमेटालिक स्ट्रिप ऊष्मा पाकर इस प्रकार से कार्य करती है। हमने इस बार इस ऑनलाइन अपूर्व विज्ञान मेला में एक्टिविटीज़, हमने की हुई एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी देखी। मुझे लगता है इन 4 दिनों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक्टिविटी देखकर बनाना शुरू किए होंगे। तो मैं पहेलियाँ भी बहुत सारी देखी, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास है। अब एक और एक्टिविटी मैं आपके लिए दे रही हूँ, बहुत आसान सी एक्टिविटी है और मेरे हिसाब से तो ये बहुत छोटे बच्चों के लायक है। मेरे पास एक चित्र निकला हुआ है, बहुत सिंपल सा चित्र। एक एप्पल है और इसके अंदर एक इल्ली जा रही है, ठीक है। 2 चित्र निकले हैं, बीच में एक लाइन खींची हुई है। आओ बेटा मैं आपको कुछ बताती हूँ, आपको उसी प्रकार करना है। चित्र निकला हुआ है, जो लाइन मैंने खींची हुई है उस लाइन पर आपको ये कागज की पट्टी इस प्रकार रखना है, बराबर लाइन पर, और फिर ये पट्टी को आंख पर रख के 2 आंख से, दोनों खुली आंखें रखकर 2 आंख से 2 चीजें, दोनों चित्र देखना है और क्या होता है बताना है। लो करके देखो क्या होता है। क्या करना है आपको, पट्टी रखना है। अब पट्टी नाक पर रखिए, मास्क निकाल लीजिए, पट्टी को बराबर नाक पर रखिए, दोनों आंखें खुली रखना है, दोनों आंखों से 2 अलग अलग चित्र आपको देखना है। क्या हो रहा है बताओ तो जरा। ऐसा लग रहा है एप्पल को इल्ली खा रही है, अंदर जा रही है। क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एप्पल को इल्ली खा रही है, एप्पल के अंदर इल्ली जा रही है, ऐसा आपको लगता है। तो देखिए बहुत ही इजी ऐसी एक्टिविटी है, चित्र कोई भी चलता है, फिश निकाल सकते हो, घड़े के अंदर फिश वो भी चलेगा। तो इस एक्टिविटी में क्या होता है कि जब हम या कार्ड रख के 2 अलग अलग आंखों से 2 चित्र देखते हैं, हमारी दोनों आंखें 2 अलग चित्र देखती है और हमारा मस्तिष्क उन दोनों चित्रों को मर्ज करके एक साथ देखता है, इसलिए एप्पल के अंदर हमें ये इल्ली दिखती है। उसी प्रकार एक और एक्टिविटीज का आंसर नहीं बताऊंगी, बड़ी आसान सी है, कोई चीज नहीं चाहिए। एक पाइप है, पाइप ना हो तो कागज का गोल बनाकर पाइप बना सकते हैं।
एक आँख के सामने आपको पाइप रखना है, हाथ के बीच में, हथेली के बीच में पाइप रखना है। फिर इसी प्रकार आपको एक आँख से पाइप और एक आँख से हाथ देखना है। देखिए क्या होता है और मजा लीजिए। ऑर्गन दिखाने के सिलसिले को आगे लेकर जाते हुए आज आखिरी दिन मैं आपको आँख की रचना बताऊंगी। कोविड-19 के कारण बच्चे नहीं हैं, इसलिए ये मैं ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरे हाथ में एक मैमेलियन आँख है, बकरे की आँख है। हमारे आँखों की रचना भी लगभग ऐसी ही रहती है। आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं वो आई बॉल है और हमारा आई बॉल हमारे खोपड़ी के सॉकेट में, यहाँ खोपड़ी का सॉकेट रहता है एक पूरा गोल, उसके अंदर रहती है। आई बॉल को उसी जगह रखने के लिए 3 जोड़ियों की ऑक्यूलर मसल्स रहती है। उसके कारण आई बॉल वहीं स्थित रहता है, वो इधर उधर नहीं हिलता। अब आप जो ये मैं दिखा रही हूँ आपको स्ट्रॉ से, जो वाइट पार्ट है हमारे आँखों में भी जो वाइट पार्ट है उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। ये स्क्लेरा जो है वो हमारे आईबॉल को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आप ये पूरे आईबॉल पे एक पतली फिल्म रहती है, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया हमारे आँख को प्रोटेक्ट करती है और जब भी हम नेत्रदान वगैरह करने जाते हैं तो कॉर्निया का दान होता है हमेशा, पूरी आईबॉल का नहीं। अब ये पूरे इस पर आप बीचों बीच ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर जो देख रहे हैं पूरा गोल, ये जो ब्राउनिश कलर है या हमारे आँखों में काले कलर का जो रहता है उसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस का रंग अलग अलग लोगों में अलग अलग रंग का हो सकता है, किसी का काला, किसी का भूरा या नीला या हरा, तो इसका रंग अलग होगा। आइरिस के बीचों बीच आप ये और एक काला गोल दिख रहे हैं, इसे हम प्यूपिल कहते हैं। और इस प्यूपिल के बीचों बीच एक छोटा सा छेद रहता है और उसी छेद से प्रकाश किरणें अंदर जाती है। पूरे ये आइरिस के जस्ट पीछे आँखों में लेंस रहती है और लेंस प्रकाश किरणों की अवेलेबिलिटी के, यानी जैसे प्रकाश किरणें जिस अमाउंट में जाएंगे उस पर डिपेंड रहता है, वो अपना आकार बदल सकता है। और उसको आकार बदलने के लिए हमारे आँखों में सिलियरी मसल्स रहती है। सिलियरी मसल्स हेल्प करती है उसका आकार कम ज़्यादा करने में, इसलिए पर अंधेरे में या उजाले में हमारी आँखें खुद को एडजस्ट कर लेती है। बाद में पूरे आँखों के इसके बाद एक टिश्यूज़ का या कोशिकाओं का एक लाइनिंग रहता है आँखों पर, उसे हम रेटिना कहते हैं। और रेटिना है, ये लेंस जो है वो रेटिना पर ही किसी भी इमेज को फोकस करती है। और बाद में रेटिना से जुड़ी हुई ऑप्टिक नर्व रहती है। ये जो ऑप्टिक नर्व रहती है वो सिग्नल लेती है, जो प्रकाश किरणों की सिग्नल रहती है वो लेती है, उसे विद्युत सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करती है और ऑप्टिक नर्व ब्रेन में इमेज को भेजती है और ब्रेन फिर हमको इंटरप्रेट करता है कि क्या हमें दिख रहा है। ये आँखों की रचना होने के बाद यहाँ ऑर्गन का सिलसिला ख़त्म हो गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आँख हम मरने के बाद भी डोनेट कर सकते हैं, इसलिए कितने सारे अंधे लोगों को हम आँख दे पाएंगे, रोशनी दे पाएंगे। लेकिन एक विशेष बात आपको आज मैं स्पेशली बताने जा रही हूँ। श्री सुरेश अग्रवाल जी ने एक और नई मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया है और वह कदम है अवयव दान करना या ऑर्गन डोनेशन। श्री रवि वानखेड़े इनसे जुड़कर यहाँ उन्होंने ऑर्गन डोनेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। जैसे हम जिस व्यक्ति का ब्रेन डेड हो जाता है, उसका लीवर, उसका हृदय, उसका इतर जो कुछ किडनी, ये सब हम दान कर पाते हैं अगर हमारी इच्छा हो तो। हम पेपर में दिन ब दिन पढ़ते जा रहे हैं और नागपुर में इसका प्रमाण बढ़ भी रहा है। त्वचा दान भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जागरूकता लाने के लिए हमारा राष्ट्रभाषा परिवार
और पर्टिकुलरली श्री सुरेश अग्रवाल जी का बड़ा योगदान है। तो कृपया इस बात को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकते हो कि हम अवयवदान कर सकते हैं और करना चाहिए। जिसका हमारे घर में मौत हो गई ब्रेन डेड होने के कारण, तो हम इसके एक हिस्सेदार बने, यह मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद। तो कल आपने अपूर्व विज्ञान मेला में जनरेटर देखा कि किस प्रकार से सरल उपकरण के माध्यम से ये जनरेटर दिखाया गया था। आज हम दूसरा प्रयोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 2 सिरिंज का इस्तेमाल किया गया है। एक छोटी है, इसके अंदर इस पर भी एक कॉइल लगी हुई है, आप देख सकते हैं। उसी के ये 2 तार हैं जिसको हमने बैटरी से जोड़ेंगे। उसके ऊपर एक बड़ी सिरिंज है, इसके ऊपर भी कॉइल है, इसके ये 2 तार हम LED से जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये उपकरण तैयार किया गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, कॉइल नंबर 1 यानी उसको हम प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, और कॉइल नंबर 2 यानी ये सेकेंडरी कॉइल जो LED से जोड़ा है। अब हम ये प्राइमरी कॉइल में हाँ, 1 मिनट। अब हमने प्राइमरी कॉइल में करंट सप्लाई किया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी कॉइल में LED लगा हुआ है ये हमको जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, ये अब हम समझेंगे कि यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस जो है प्रेरित विद्युत धारा यह प्रभावित हो रही है। इसके कारण ये LED हमें जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे कि यदि हमने इसको कंटिन्यू करंट सप्लाई किया, अब मैंने इसे बंद कर दिया है, तो यहाँ पे आपको LED जलता हुआ नहीं दिखेगा। यानी यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं हो रहा है, जिससे सेकेंडरी कॉइल में जो है जो इंड्यूस्ड करंट मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल पा रहा है, और इसी के अभाव के कारण ये LED अभी हमें जलता हुआ नहीं दिख रहा है। अब हम देखेंगे यही जो प्रयोग है, एक दूसरा उपकरण भी है। यहाँ पर भी इसी तरह की ये एक पुली है, यानी सेलोटेप जो होते हैं उसमें जो बच जाता है भाग, उससे बनाई गई है। तो इसके ऊपर भी एक कॉइल लगाई है, और सेम इसको भी एक एक हमने बैटरी से जोड़ने के लिए छोड़ा है और दूसरा LED से। तो यहाँ पर भी ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे कि हमको ये आप देख पा रहे हैं लाइट जल रही है। तो प्राइमरी कॉइल में हमने करंट दिया, और इसके कारण हमें सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस करंट, जैसा कि अभी हमने पहले बताया, यह भी उपकरण उसी प्रकार से काम कर रहा है। और कंटिन्यूस करंट देने के बाद यहाँ पर भी हमें LED जलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार का एक और उपकरण है जो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से पेन के ऊपर 2 कॉइल ली गई हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे ये जो प्राइमरी कॉइल है, कॉइल नंबर 1, इसको हम करंट दे रहे हैं। अभी आप यहाँ पर भी देखेंगे कि ठीक उसी प्रकार से यह भी काम कर रहा है कि प्राइमरी कॉइल में करंट देने पर सेकेंडरी कॉइल में करंट जो है वो इंड्यूस्ड होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विज्ञान की भाषा में हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो ये बहुत ही सरल उपकरण है। आप किसी भी उपकरण का उपयोग करके विद्यार्थियों को इस प्रकार से
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्रिया समझा सकते हैं। ये प्रयोग में मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे अभी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल तो देखा ही, लेकिन अब यहाँ पे जनरेटर भी हम आराम से बता सकते हैं कि एक ही मॉडल में दोनों चीज़ें, कि यहाँ देखिए मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं तो मैग्नेट के हिलने से इस प्रकार से एलईडी जल रहा है। कौन सा मैग्नेट है? ये साधारण मैग्नेट है अपना, ये नियोडायनेमियम नहीं है, ये कूलर पंप में लगता है। ये वाला सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, इसको इस प्रकार से डाला गया स्पूक में और सिर्फ हमने इसको मैकेनिकली घुमाया है। जैसे हम ये सिरिंज में घुमाते हैं ना मैग्नेट को, नियोडायनेमियम मैग्नेट ये सिरिंज में डालते थे, तो यहाँ पर अभी हम लोग सिंपल मैग्नेट है। ठीक है, थैंक यू। मेरे प्रयोग का नाम है पंडित जी की हिलती चोटी। अब मैं प्रयोग करके दिखाती हूँ। यहाँ हमें ये पंडित जी की चोटी हिलती हुई दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि हम किसी भी चित्र को जब देखते हैं तब वो 1/10 सेकंड तक हमारे मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है, लेकिन उसी समय के अंदर हम दूसरी प्रतिमा को जब देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क दोनों चित्रों को जोड़ देता है और यहाँ हमें पंडित जी की चोटी हिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी को हम दृष्टि सातत्य या परसिस्टेंट ऑफ विजन कहते हैं। तो आज का यह प्रयोग का आखिरी दिन, इसी के साथ में आज का विज्ञान मेला यहाँ समाप्त होता है। अगले साल हम मिलेंगे 2021 के विज्ञान मेला में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी प्रकार से आनंददायी प्रयोग करते रहिए, विज्ञान सीखते रहिए। हम सीखेंगे, अपने छात्रों को भी इसी प्रकार से ये नए नए प्रयोग सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। आज 23 जनवरी 2021 अपूर्व विज्ञान मेला 2020 में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ मैं। तो आज अपूर्व विज्ञान मेले का 5वां दिन है, जो 19 तारीख से शुरू हुआ था। तो आपने बहुत ही आकर्षक और रोमांचक प्रयोग देखे हैं और आपने श्रीमान अग्रवाल सर जी का भी रोमांचक प्रयोग देखे। तो आज फिर से एक और मौका है, आज विद्यार्थी भी कम है, तो सर पहले शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं ये माइक सर को सौंपती हूँ। तो मित्रों, फिर वही बात, कोरोना नागपुर में बढ़ा हुआ है। आज बच्चे रोज से भी कम आए हैं, इसलिए बहुत कम प्रयोग प्रदर्शित हो पाए। खैर कोई बात नहीं, निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रयोगों की अब मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सारे प्रयोग हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने फिज़िक्स के, कुछ केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के प्रयोग देखे। आज थोड़ी बात हम पेड़ पौधों की करेंगे। इसमें एक मैं थोड़ा लिमिटेशंस बता दूं कि पेड़ पौधों के प्रयोगों को काफ़ी समय लगता है। कईयों को कुछ घंटे लगते हैं, कुछ दिन लगते हैं, कुछ साल भी लग जाते हैं कई प्रयोगों के लिए। तो हमने कुछ प्रयोगों की तैयारी आज सुबह की, कुछ की कल की, और उसके एंड रिजल्ट अभी आज मैं आपके सामने रखूँगा। जैसे ये एक प्रयोग देखेंगे, इसमें कुछ नहीं, एक कांच की बोतल है। ये मैं इसको रख देता हूँ, ऑफ कर दूँ। इसमें ये मूंग के बीजे या और कोई भी बीज लेके हम लोग इसको पूरा पैक कर देंगे। आप लोग घर में सब करके देखिएगा। कांच की बोतल में पूरा भरना है, यानी बिल्कुल आखिरी तक। बोल समझिए, बिल्कुल ऊपर तक भरना। उसके बाद इसमें पानी डालना,
क्योंकि इसके बीच में काफ़ी हवा फंसी हुई है, तो पानी डालते जाएंगे। जब बिल्कुल ऊपर तक पानी आएगा तो इसको बंद करके रख देंगे। और रखना काय में तो एक इस ढंग की कोई बैग के अंदर रख देना, कहीं साइड में रख देना। तो आप कुछ घंटे या एक दिन 24 घंटे बाद जब वो आप बैग को देखेंगे या वो कांच की बोतल को देखेंगे तो वो बोतल फूट चुकी होगी। जैसे ये कल रखी हुई बॉटल्स है, ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। कैमरा इस पे ले आओ। एक में होता या नहीं होता कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए 2 बैग में भर के रखा। ये देखिए, ये बॉटल फूट चुकी है। संजू खोलो। कोई पेपर ले लो इधर। नीचे निकल। हाँ, इसको कल शाम को रखा था, तो आज सुबह ही ये फूट चुकी थी। छाँव के लिए छाँव दे। ये जब बीजों को पानी मिलता है तो वो पानी सोखते हैं और फूलते जाते हैं। और वो जब फूलते हैं तो मतलब काफ़ी ताकत से फूलते हैं। इतनी ताकत से फूलते हैं कि ये बॉटल को भी तोड़ देते हैं। इसी ढंग से पहाड़ों वगैरह में भी कोई जो बीज फंस जाते हैं, पत्थरों में फंस जाते हैं, और जब उनको पानी मिलता है तो वो इतनी ताकत से फैलते हैं, मतलब फूलते हैं कि पत्थर को भी तोड़ देते हैं। और ये जो बीजे प्रेशर लगाते हैं इन्हें फूलते समय, उसको साइंस की भाषा में टर्गर प्रेशर बोलते हैं। टर्गर प्रेशर। ये और एक बॉटल है, इसका भी वही हुआ। उसमें से दिख रही है ललित? कैमरे में दिख रही है? छाँव 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 छाँव। हटा। तो आप लोग करके देखिएगा। ये सब सामान घर में है? हाँ सर। करने में कोई दिक्कत है? नहीं। तो करके देखना। हाँ, वो कपड़े वाला। अब ये हमने आज सुबह ही रखे हैं। रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा इसकी 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय लगता है। तो कल रखना भूल गए थे हम, तो आज सुबह रखे हैं हमने। लेकिन खोल मत रे बाबा। हाँ, खोल देगा तो कचरा हो जाएगा। मैं सबसे पहले आपका, ये आप लोग स्कूल में जो केमिस्ट्री में लाइम वाटर पढ़ें क्या? चूने का पानी। हाँ, पढ़े हैं। क्या रहता है ये? कहाँ से आता है? कैसे बनाते? नहीं पता होगा। प्रयोगशाला में मिलता है ना?
तो मैं उसको बनाने का भी बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ, घर में आप बना सकेंगे। ये कहाँ है चूने के डब्बी? ये जो पान में खाने का चूना आता है ना, इसको पानी में घोल लेना, थोड़ा सा लेके, इतना सा चूना लेके एक गिलास में घोल लेना, पूरा सफ़ेद हो जाएगा पानी। फिर उसको छान लेना, एक बार, दो बार, तीन बार छान लेना, तो जो पानी बचेगा यानी ट्रांसपेरेंट पानी, आर पार दिखने वाला, बस वो ही रहता है लाइम वाटर, चूने का पानी। ये हमने कल करके रखा था। तो इसकी खासियत क्या रहती है कि इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो इसका रंग बदल जाता है और दूधिया रंग हो जाता है, मिल्की। हाँ, तो अपन पहले लाइम वाटर को टेस्ट करेंगे। ये इसमें ले ले, चलो ठीक है, इसमें, हाँ इसमें ना, हाँ देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, अच्छा शुद्ध पानी जैसा। कुछ हुआ कलर में नहीं ना? अब और एक टेस्ट लो। अच्छा ठीक है, इसमें स्ट्रॉ से फूंक दो। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है। अच्छा लाइम वाटर नहीं बना समझो। ये तो बना सकोगे लाइम वाटर घर में? और देखना करके कि उसको, हाँ नहीं, लाइम वाटर घर में बनाए क्या? तो लाइम वाटर घर में बनाओ। खुद घर में नहीं बनाओगे तो ऐसा लगेगा कि कोई बड़ा कीमती केमिकल है। केमिकल नहीं है, बस वो चूने का पानी है। हाँ, जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि जितने सजीव हैं, मतलब मनुष्य हो, प्राणी हो या पेड़ पौधे हो, तो पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। जो भी जीवित कोशिका रहती है, लिविंग सेल्स, उनको श्वसन करना ही पड़ता है, वो श्वसन करते ही हैं। तो मान लो एक फ्रूट है, तो जब तक वो पेड़ पे है तब तक तो श्वसन करता है, लेकिन जब हम उसको तोड़ लेते हैं तो क्या श्वसन एकदम से बंद हो जाता होगा क्या? क्योंकि वो सेल्स तो है ही। तो वो सेल्स का श्वसन काफ़ी समय तक, जब तक वो सड़ नहीं जाता, तब तक चलते रहता है, कोशिका का श्वसन। तो वो हम देखेंगे। इसको भी हमने आज सुबह ये बैग में पूरा सील करके रख दिया था। तो अब इसमें जो हवा होगी, अगर ये श्वसन करता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना चाहिए। ठीक है ना? कि अगर ये श्वसन कर रहा है तो जो भी हवा होगी उसकी ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा होगा इसने। तो इसको देखेंगे, इसकी हवा निकालेंगे और टेस्ट करके देखेंगे। वैसे ये अगर आप लोग करेंगे तो ऐसा रात भर रखेंगे तो अगले दिन निश्चित रूप से रिज़ल्ट आता है। लेकिन अब ये आज सुबह रखा हुआ है, कम समय रखा है, तो अपन अभी नहीं जानते कि ठीक रिज़ल्ट आएगा क्या। ये वही लाइम वाटर। अब इसकी हवा निकालते हैं।
और इसको टेस्ट करेंगे। हो गया मिल्की। तो अब हम मान सकते हैं कि पेड़ से अलग होने के बाद भी जो पेड़ के अलग अलग अवयव है वो उनका श्वसन चलते रहता है। आप लोग करके देखिएगा, फूल का देखिएगा, बीजों का करें, अलग अलग जो भी, बिल्कुल आसान है। चूने का पानी बनाना है, वो हवा उसको रात भर बंद करके रखना है, हवा खींच के निकालना है और लाइम वाटर में छोड़ना है। अब उसी ढंग से ये बीजों को हमने थोड़ा पानी में गीला करके रखा, इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। ये बदल पानी कि अंकुरित होते हुए बीज श्वसन करते हैं क्या। जैसे आपने वो फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा ना, क्या प्रकाश संश्लेषण, तो वो तो हरी पत्तियां इसमें जब उगेगी उसके बाद चालू होगा। जब हरी पत्तियां उग जाएगी ये बीजों को, तब प्रकाश संश्लेषण चलेगा, लेकिन श्वसन लगातार चलते रहता है। चलिए इसको भी देखते हैं। ये भी आज सुबह ही रखा है, पता नहीं रिजल्ट आता है या नहीं। हो रहा है ना? हाँ बढ़िया। इसमें भी हो गया। तो अब आप लोग भी इसी ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से प्रयोग डिज़ाइन कर सकते हैं। आमतौर पर ये कंप्लेंट रहती है कि लाइफ साइंसेस में, जीव विज्ञान में प्रयोग आसान नहीं है। तो मित्रों, जीव विज्ञान में भी प्रयोग बहुत आसान है। बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं आप। हो सकता है कुछ में कुछ दिन समय लगे, लेकिन अगर आप लोग खुद सोचेंगे तो नए बहुत सारे प्रयोग डिज़ाइन हो सकते हैं। बहुत सारे प्रयोग करके देखे जा सकते हैं। और ये सब चीज़ें आपको क्लासरूम टीचिंग में बहुत काम आएगी, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ बच्चों को ये किताब में रहता है इसलिए ये सही है ये बता रहे हैं, जबकि साइंस का तकाजा कुछ अलग है। साइंस बोलता है कि प्रयोग करके देखो और जो रिजल्ट आ रहे हैं उस पर विश्वास करो। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्लासरूम में प्रयोग करके बताएं। और लाइफ साइंसेस में भी बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। हाँ, ये भी वही है, ये ले ले। इसमें भी बीज रखे हुए हैं, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। और बीजों को अंकुरित होने के लिए थोड़े पानी की ज़रूरत रहती है।
एक मिनट ये चीज़ें हटा दो। कटोरी, ये कटोरी में पेट्रोल ले लेते हैं थोड़ा। ये देख लेंगे कितनी मात्रा है पेट्रोल की, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये पेट्रोल से ये थर्मोकोल रिएक्ट होता है, तो हम लोग ये देखेंगे। इसके अंदर ललित कैमरा, पास में आके भी देख सकते हैं। आ जाओ, देखो बच्चे लोगों। और थर्मोकोल हाँ, पकड़ के रखो कोई बच्चा। हाथ इधर से। उसमें लिक्विड क्या है? पेट्रोल है। यहाँ से इधर, हाथ इधर से, ये छोड़ के इधर से। लाइक है। अरे इससे क्या होगा? और ला खूब सारा। दिख रहा है, ले तू पकड़। काला काला ब्लैकिश। गरम टुकड़े देख दो छोटे। अच्छा मेरी ग्रैंड डॉटर है ये ग्रैंडसन। तो इसके अंदर इतना थर्मोकोल डिज़ोल्व होना बोल रहा हूँ मैं, साइंटिफिकली वो शब्द बराबर नहीं है। तो इतना थर्मोकोल डिज़ोल्व हो सकता है कि आप यकीन नहीं कर सकते। ये इतने पेट्रोल में ये इतनी बड़ी अगर थर्मोकोल की शीट है, वो भी उसमें डिज़ोल्व हो सकती है। सामने से हट जा रू कैमरे के। हाँ। हाथ मत लग, गर्म हो गया है। हाँ? बस रहने दे। नहीं अब रुक देते ना। हाँ। ठीक, बैठ जाओ। तो ये 4-5 चम्मच पेट्रोल में लगभग इतनी शीट डिज़ोल्व होती है। डिज़ोल्व शब्द साइंटिफिकली बराबर नहीं है। नहीं पिघलती नहीं, रिएक्ट होती। घुलनशीलता अलग चीज़ है ना। जैसे नमक पानी में घुलता है, ये घुल नहीं रहा है, ये रिएक्शन हो रही। अब वो न पेट्रोल बचेगा न थर्मोकोल बचेगा, कुछ नया बन जाएगा।
हाँ, अब क्या लेते संजू? जैसे कपूर, पानी, पानी में कपूर नहीं घुलता है। घुल रहा है क्या? ठीक है, पानी दे दो ले इसको। अल्कोहल, उसको कागज में बंद करके रखो पर चलेगा। लेकिन ये अल्कोहल है, अल्कोहल में कपूर कटोरी में पानी लेना। हाँ, ठीक है, ये अल्कोहल है, इसमें कपूर घुला हुआ है। मतलब इतने अल्कोहल में इतना इतना कपूर घुल सकता है। फिर अब मज़ा देखेंगे कि अब मैं पानी डाल रहा हूँ इसमें। पानी डालते से कपूर फिर सॉल्यूशन के बाहर आ गया। तो मैं आप सभी दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, एक सवाल के रूप में रखना चाहता हूँ कि कपूर बाहर क्यों आया? क्योंकि उतना जितना अल्कोहल था उतना ही अल्कोहल है इसमें, कपूर भी उतना है, सिर्फ पानी एक्स्ट्रा डाला हुआ है। मतलब उतने कपूर को डिज़ोल्व करने के लिए जितना अल्कोहल होना चाहिए था वो सब इसमें है। उसके बावजूद कपूर बाहर क्यों आया? ये एक मेरा प्रश्न है आपके लिए। चलिए केमिस्ट्री के 1, 2, 3 प्रयोग और देख लेते हैं। वो पत्थर, ये ऐसी 2 कटोरी है ना, 2 है नहीं ये उसके लिए। हाँ, पहले सुई। हाँ, इस प्रयोग में
केमिकल रिएक्शन से भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है ये उपकरण, क्योंकि हमको प्रयोगशाला में थोड़ी सी भी गैस बनाना हो तो बड़े बड़े उपकरण लेना पड़ता है, बहुत सारा केमिकल्स लेना पड़ता है, बहुत सारी गैस बनती है, वातावरण भी खराब होता है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी केमिकल की अपन लेंगे और बहुत सीमित मात्रा में गैस बना सकेंगे। ये है कैल्शियम कार्बाइड, इसको आम भाषा में कार्बाइड बोलते हैं। ये वेल्डिंग के काम आता है, तो वेल्डिंग की दुकानों में मिल जाता है और लगभग फ्री में मिल जाता है। ये इतना बड़ा पत्थर 5-10 रुपए में वेल्डिंग वाला दे देता है, उतने की अपने को ज़रूरत नहीं है। तो अब ये देखिएगा, ये उपकरण बहुत ही खूबसूरत है। इंजेक्शन की सीरीज, ये कोई एक कैप, पानी समझो इसमें, नहीं मग ला, इसमें भर दे। पानी भर लेंगे, कैप रख देंगे, कैप के अंदर वो पत्थर है, ये नीचे मग, शायद कैप का साइज थोड़ा गड़बड़ा गया है, हरकत नहीं। कुल मिला के कैप इस पे तैरती हुई नीचे उतर जाती है। तो केमिकल्स गिरने की रिस्क नहीं रहती है, बशर्ते कैप का साइज बराबर हो। ये थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। अब इसमें जब ये कैल्शियम कार्बाइड के साथ पानी की रिएक्शन होती है, तो जब पानी की रिएक्शन होती है तो एसिटिलीन गैस बनती है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे और अब इसको बंद करके इसको पलटा देंगे। अब देखिए गैस बन रही है, सीरीज पीछे जा रही है। जब यहाँ आ जाएंगी तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ केमिकल्स है, एक खराब कटोरी, और अब ये जो एक्स्ट्रा केमिकल अपन निकाल देंगे। अब इसके अंदर एसिटिलीन गैस है। अब एसिटिलीन गैस की टेस्ट करेंगे। हाँ, इसमें काफ़ी सावधानियां रखना है। जैसे ये जो नीडल है, ये बिल्कुल किसी के तरफ पॉइंट की हुई नहीं चाहिए, क्योंकि कभी उड़ गई तो उसको बिल्कुल तीर के समान लग जाएगी। तो एसिटिलीन ज्वलनशील गैस है। हाँ, ये कैल्शियम कार्बाइड भी चूने का एक प्रकार है, लाइम का एक प्रकार है। आपने एक शब्द सुना है क्या, लाइमलाइट, कि ही इज इन लाइमलाइट।
मतलब वो अभी चमक रहा है, चमका हुआ है, रोशनी में है। तो पहले जब ये ड्रामा वगैरह होते थे, बिजली आने की थी, तो जो मुख्य पात्र को दिखाना रहता था तो बस इसी गैस के उजाले में उसको दिखाते थे। तो तब से वो ही इज़ इन लाइमलाइट एक मुहावरा बन गया है। ठीक है अभिजीत। अरे अभिजीत जी, उनकी इच्छा थी कि ये प्रयोग दिखाया जाए, वो थिएटर वाले हैं। ठीक है, बंद करेंगे। संजू, इसको कहाँ रखना देख। तो इसमें आपने देखे कि बहुत कम केमिकल्स के उपयोग से गैस बना सकते हैं, केमिकल्स भी बचते हैं। संजू, अभी इसकी कैप और एक गैस बना के देखेंगे, क्लोरीन। पानी डर लग रहा है उससे उड़ती है। हाँ, इसकी स्मेल बहुत तीव्र आती है। इसमें भी वही, इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट पता है आपको? ये जिसे लाल दवा कहते हैं, कुएं में डालते हैं, पानी साफ करने के लिए डालते हैं। बहुत सस्ती आती है, 15-20 रुपए का पैकेट आता है। इसको नहीं, ये नहीं, ऐसे छोड़ देते ना। देख रहे हैं आप, ये चले जा रही है पोटेशियम परमैंगनेट। इसको अब बस वही तरीका, वही काम। ठीक है। अब थोड़ा सा बहुत ही डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, नहीं, ये एसिड, हाँ, एसिड खींच तो थोड़ा जाम हो गया है। आ गया ना? ये बंद कर देता हूँ। चोक हो गया ये। झटके से आ रही स्मूथ। इसमें क्लोरीन गैस जमा हो गई है।
पक्का क्लोरीन है। और ले ले पानी। तो क्लोरीन की खासियत है कि वो रंग को थोड़ा ऊपर रखना है, ऐसे यहाँ रखो। हाँ, इसको देखते रहिएगा, इसमें से अपन क्लोरीन गैस पास करेंगे। हाँ, रख दो ऊपर। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है क्लोरीन की। हाँ, रंग पे गौर करिएगा। हाँ, डी कलर हो गया। फिर से देखते हैं इसको, और दूसरा ले ले, दूसरे इसमें ले ले, ज़्यादा ले ले है का। कलर गायब। नहीं, अब वो उधर देख रहा था ना मैं। हाथ हाँ। ये टीचर्स के लिए बिल्कुल जो 6th-7th के बच्चे हैं उनके लिए एक प्रश्न कि एक माचिस भरी है, एक खाली है, और ये जो धागा है ये स्पोक के ठीक सेंटर में है और ये पूरा सेटअप बैलेंस हो रहा है। तो बच्चों को सोचना है कि कौन सी माचिस खाली है और कौन सी माचिस भरी है। ये कक्षा के लिए सोचने के लिए बहुत अच्छा है, छोटा सा सवाल। क्या लगता है बच्चों? ये पास वाली भरी है। तुमको क्या लगता है? हाँ, तो पास बच्चों का कहना है पास वाली भरी है, दूर वाली खाली है। अब ये एक संतुलन बना हुआ है। तो अब इसमें ये जो वायर है यानी धागे से यहाँ तक और दूसरा धागे से यहाँ तक, वायर एक जैसा ही है। तो इसमें से ये तार या ये तार कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है? बड़ा है, लंबा है। तो ये छोटे छोटे से सवाल है। अब ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। पोस्टर पहले ये पोस्टर कैमरे में दिख रहा है? हाँ। आप लोगों को दिख रहा है? हाँ। ये एक संतुलन ऊपर का ए, उसमें 2 नट एक जगह लगे हैं और उससे डबल दूरी पर, हाँ, तो ये 1, 2, 3 सेंटीमीटर है ए जो राइट का है और लेफ्ट का 6 सेंटीमीटर है। यहाँ 2 नट लगे हैं, इधर 1 नट लगा है। तो क्या ये संतुलन बना रहेगा क्या?
फिर बाद में दोनों छोर पर एक एक नट लगा दिए हमने। नट सब एक ही वजन के हैं, फिर संतुलन बना रहेगा क्या? और फिर तीसरा जो है कि 2 नट और 1 नट, इनके नीचे एक एक नट लगाए तो संतुलन बना रहेगा क्या? चलिए करके देखते हैं। एक, 2 और 1। ये पहले वाला लगा कि अब इसको मैं छोड़ूंगा तो संतुलन बना रहेगा क्या? क्या लगता है? बना रहेगा। देखिए बना हुआ है संतुलन। ये डिस्टेंस 2 है, ये 4 है। अब हम जो ये 5 डिस्टेंस पे एक एक नट और लगा देते हैं। क्या लगता है अब तुम लोगों को? तो सोचिएगा बना रहता है क्या? छोड़ के देखते हैं। ये भी बना हुआ है। अब जो तीसरा प्रश्न है कि अब ये नट इधर कर देते हैं और ये नट इधर कर देते हैं। अब छोड़ूंगा तो संतुलन बना रहेगा कि? बना रहेगा, बच्चों का कहना है। आप लोग भी सोचिएगा और बजाय मैं जवाब दूं, आप खुद करके देखिएगा। करके देखने का आनंद अलग है। फिर मैं एक बात दोहराना चाहता हूं कि प्रश्न के जवाब पाने की जगह उसको खोजिए। खोजने का अपना एक मज़ा है, वो लीजिए और एक अच्छे साइंस की दिशा में आगे बढ़िए। नहीं वो छोड़ दो। फिर एक और प्रश्न है। सबसे पहले तो ये छड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कि अगर स्केल रहती सीधी तो हम नाप के निकाल सकते थे कि आधा मीटर इधर, आधा मीटर इधर। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान तरीका है। 2 उंगलियां रख लीजिए और कोई भी एक उंगली सरकाते चलिए, दूसरी भी अपने आप सरकती है। और जहाँ ये उंगलियां मिलेगी वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व मध्य है। तो ये हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बांध लिया। अब ये एक संतुलन बन गया। अब प्रश्न है कि मान लीजिए ये लकड़ी को काट लेंगे तो ये जो दोनों हिस्से हैं, क्या इनका वजन बराबर रहेगा क्या? और क्यों? जो भी जवाब आएगा इसका भी आप विचार करिएगा। मोमबत्ती के साथ खेलेंगे। आपने पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ज़्यादा घनी रहती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड इज डेंसर देन एयर। अब मैं इसको बंद करूंगा तो स्वाभाविक है कि तीनों मोमबत्तियां बुझ जाएगी कुछ समय में। प्रश्न इतना ही है कि तीनों एक साथ बुझेगी या अलग अलग, और अगर अलग अलग तो कौन सी पहले कौन सी बाद में। क्या लगता है बच्चे लोगों को? हाँ, कौन सी? बड़ी वाली। चलिए करके देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ज़्यादा घनी रहती है। बड़ी वाली पहले। अब प्रश्न है कि इसमें ऑक्सीजन होगी या नहीं होगी। नहीं, पहले आपने कहा था नहीं होगी। तो फिर मेरा प्रश्न था कि अगर और एक छोटी मोमबत्ती रहती तो वो भी थोड़ा देर और जलती, तो फिर ऑक्सीजन रहती कि नहीं रहती? पहले आपने कहा नहीं रहती। ये 2 आयरन बॉल्स हैं। मैग्नेट चिपकते हैं। ये एक स्लोप बनाया हुआ है। मैं ये छोड़ता हूँ, बॉल्स रोल होते हैं। थोड़ा स्पीड पे गौर करिएगा, समझिए, पकड़ लें। अब प्रश्न है कि अगर मैं यहाँ मैग्नेट रखूँगा तो बॉल की स्पीड बढ़ेगी, घटेगी या उतनी ही रहेगी। आपको सोचना है कि स्पीड बढ़ेगी, घटेगी या उतनी ही रहेगी। चलिए करके देखते हैं। स्लोप ज़्यादा हो गया शायद। बॉल सडनली रुक जाते हैं। आपको सोचना है कि बॉल्स क्यों रुके। तो मित्रों, यहीं समाप्त करते हैं आज। ये विज्ञान मेले का आखिरी दिन है। मेरी आपसे मुलाकात का विज्ञान मेले में अब ये आखिरी समय आ गया है। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगले साल फिर विज्ञान मेले में हम लोग मिलेंगे। और एक बात फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि इस साल कोविड-19 के कारण हम लोग कुछ नहीं कर पाए। जितना बड़ा विज्ञान मेला होता है, जो होता है, वो सब नहीं कर पाए। सिर्फ खंडित नहीं होना चाहिए। ये 22 साल से चलती आ रही परंपरा है अपूर्व विज्ञान मेला की। ये 23वां साल था। खंडित नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने किया। और इस विपरीत परिस्थिति में भी जो बच्चों ने, शिक्षकों ने, यहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन ने और अपूर्व विज्ञान मेला के कार्यकर्ताओं ने
जो सहयोग दिया और भले ही अंश मात्र ये विज्ञान मेला जो हो सका उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ, सबका कृतज्ञ हूँ। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, आप जो पीछे देख रहे हो ये हमारे राष्ट्रभाषा की पूरी टीम है और जिसकी मदद से, जिसके सहयोग से ये पूरा अपूर्व विज्ञान मेला हर साल बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर आयोजित होता है। तो आइए हम इन सबके साथ यहाँ पर फोटो खींचेंगे।